तो पकड़ कर ले आए हमारा जेसीओ और उनसे बातचीत की। और उनमें से जो था एक लड़के को मैंने देखा, लईम शहीम है, अच्छी हाइट है, सब कुछ कर सकता है। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? कहता था मैं तो घर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो कब जाना चाहते हो? के साथ तुरंत। मैंने कहा ऐसा है, तुरंत तो उनको भेज नहीं सकते, मगर ये है कि तुमको कुछ समय हमें दो और तुमको भेज दिया जाएगा। जी, गीता में प्रारंभ से अंतिम तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का केवल माइंड सेट करने के लिए बोला है कि तुम इस काम के लिए माइंड सेट करो, तुम इधर उधर मत देखो। कि 71 में मेरे बंकर के पीछे गोला गिरा जी, मेरे सामने गिरता तो शायद हम ना रहते। भगवान ने हमसे ऐसे कराना था कि नहीं, तुमने जीवित रहकर जो काम आगे संकर करना है जी। तो इसका 71 के वॉर में हम ऐसे निकले और 65 के वॉर में भी ऐसे निकले हम लोग। वही है तो शाखा में सिखाया जाता है कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं देश के लिए। तो नेशन फर्स्ट, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। आर्मी ऑफिसर से मिलने के लिए गए यहाँ पर, जो चीफ ऑफ स्टाफ है जी, उनको हमने बताया और उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया कि अच्छा आप मिलने के लिए आ जाइए बस जी, आप संघ के संशयक हैं तो आप आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्ष की, 100 कहानियां राष्ट्र जागरण की। इस कड़ी में हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन पुराने कार्यकर्ताओं से जिन्होंने देखी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये लंबी अनथक अनवरत यात्रा। कितने उतार चढ़ाव आए हैं, कितने संघर्ष रहे हैं, कैसा कंटकाकीर्ण मार्ग रहा है, लेकिन बिना थके बिना रुके लगातार इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए जो कर्मयोगी लगे रहे, वर्षों से जुटे रहे, उन्हीं में से एक आज हमारे साथ में है कर्नल धनेश चंद्र जी गोयल। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कर्नल साहब लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए हैं और जानेंगे इन्हीं से कि आखिर क्या दौर था वो, क्या कहानियां थी और किस तरीके से आगे बढ़े। सबसे पहले तो आपने जिस तरीके से सेना में जो आपने काम किया है, मैं चाहूंगा दर्शकों तक पहले एक बार ये जानकारी पहुंचे कि सेना में आप किस किस रैंक पर, कहां कहां किस तरीके से आपने काम किया, फिर आते हैं संघ पर। मैं आरंभ करता हूं वहां से कि मैं सेना में किस कारण से आया जी, और उसके साथ क्या मुझको अनुभव आए। प्रारंभ में मैं बीकानेर में वेटनरी कॉलेज में पढ़ता था और 62 का युद्ध जो चाइना के साथ हुआ है उस समय चल रहा था जी। तो हमारे कॉलेज में आर्मी के कुछ ऑफिसर्स बीकानेर के ही वो आया करते थे और हमको उत्साहित करते थे कि आप भी सेना में जाने का। अब चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बाल्यकाल से रहा, तो देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है इसके लिए तो हमेशा तैयार रहा, जिसको हम कहते हैं कि अंग्रेजी में माइंड सेट तो वही रहा कि देश के लिए क्या कर सकते हैं जी। वहां पर से मुझे एक प्रोत्साहन मिला और मैं बीकानेर में ही अपना फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन छोड़कर जी आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड के सामने चला गया। और समय का शायद फेर था या मेरा सौभाग्य था कि मेरा वहां पर सिलेक्शन हो गया आर्मी में, और मैं सिलेक्शन के लिए वहां से आखिरी जो मेरा कॉलेज का मेरा एग्जामिनेशन था वो भी छोड़ना पड़ा मुझे। किस पोस्ट पर आपका पहला ये रिक्रूटमेंट रहा, एंट्री जो हुई वो किस पोस्ट के आधार पर हुई? मेरी एंट्री उस समय जो था जी, एंट्री सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर होती थी, और सेकंड लेफ्टिनेंट का पद होता है वो सबसे जूनियर ऑफिसर होता है अपनी यूनिट में जी। ये मेरा प्रारंभिक जीवन रहा। और सेवानिवृत्ति जो हुई आपकी, एक तरीके वैसे तो ये कहा जाता है कि सेना के जवान जो फौजी होते हैं वो कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, वो तो जीवन के साथ लगातार अनुभव चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन शासकीय दृष्टि से जो सेवानिवृत्ति हुई वो किस पद से आपकी रही सेना? मैं 27.5 वर्ष मेरी रही जी सेना में एक्टिव पर, और मैं लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुआ। और वो भी रिटायरमेंट मेरा जयपुर से ही 31 दिसंबर 1989 को हुआ। यहाँ से 1989 में आप सेवानिवृत्त हुए, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 35-36 वर्ष हो गए हैं लगभग।
आयु आपकी 80 के ऊपर होगी। अब मेरी आयु इस समय 86 वर्ष है। 86 वर्ष है। हमारा सौभाग्य है कि जीवन के 8 दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले, और खास बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो काम किया ही, लेकिन सेना में भी लंबे समय तक जिन्होंने सेवाएं दी, आज उनके साथ ही हम चर्चा करेंगे। तो अब आते हैं मूल विषय पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप कार्यकर्ता हैं, कैसे पहला परिचय किस प्रकार से हुआ संघ से कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये शाखा है, क्या उस समय की घटना है, क्या कहानी है? ये उस समय की बातें हैं जब मैं मेरठ में एक 3rd क्लास या 4th क्लास में पढ़ता था जी। और हमारे जितने भी बालक हमारे मोहल्ले के रहने वाले वो सारे एक इकट्ठा होकर खेला करते थे। खेला करते हुए तो धीरे धीरे हमको एक ग्राउंड में ले जाना शुरू हो गए। ग्राउंड में हमको ये नहीं पता था कि हम संघ के लिए आरएसएस में जा रहे हैं, केवल हमको ये परिचय था कि हम वहाँ पर खेल कूद करेंगे, खेल में कबड्डी करना, खो खो खेलना और जितने भी प्रकार के हम सब मिलकर खेल कर सकते थे वो हम खेलते रहे। कौन से सन की बात रही होगी लगभग? ये लगभग 1948 के आसपास। देश आजाद हुआ ही था, हो गया उस समय जी। और ये इसके और भी बात है कि मेरे सबसे बड़े भाई साहब और मेरी बहन और मेरे जीजा जी तीनों संघ के संचालक रहे और 49 में उनको जिस समय कांग्रेस से आरएसएस के ऊपर बैन लगाया तो उस समय वो जेल में चले गए थे। गांधी जी की हत्या के बाद जो बैन लगा था उसमें जेल गए। हाँ, और उसमें से मेरा एक भाई और मेरे जीजा जी और बहन वहां पर जेल में रहे, आगरा। तो ये एक प्रोत्साहन था उनके देखा देखी। उसके बाद हम जाते रहे तब हमको ये संघ क्या है परिचय ये तो बहुत बाद में हुआ। उस समय तो केवल एक खेलने का स्थान था हमारे, और उस खेलने के स्थान में हमको जो था प्रेरणा क्या मिलती थी कि जो संगठित रहेगी जो टीम वो जीतेगी। तो उसमें संगठन का हमको संगठित रहने के लिए और अपने अनुशासन में रहने के लिए हमको प्रोत्साहन मिलता था वहाँ पर संघ की शाखा में, उस बाल्यकाल आयु में भी। बचपन आपका मेरठ में बीता मेरा। तो जैसे खेलने के बहाने से आपका धीरे धीरे जाना आना शुरू हुआ। बचपन में 7-8 वर्ष की आयु रही होगी उस समय, तो उस समय विचारधारा की भी कोई विशेष जानकारी होती नहीं है क्या? नहीं जानकारी। बाल मन पर तो केवल खेल का एक प्रभाव रहता है, उसके निमित्त आपका जाना आना जो शुरू हुआ, लेकिन वो कैसी क्या परिस्थितियां बनी कि लगातार खेल खेलते खेलते आप संघ के संपर्क में आए और जब समझने लगे कि हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल ये शाखा में शेर बकरी या कबड्डी ये केवल ये खेलना नहीं है, संघ का तो एक बड़ा विचार है और उस विचार के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार की समझ किस प्रकार से कब विकसित होने लगी? आपने कहा समझ और विचार जी, ये वहां पर अंत में हमारा एक गीत हुआ करते थे। वो जब हम उसको कहना मैं शुरू कर सकता हूँ कि वो शाखा थी जी, कि शाखा में अंत में गीत हुआ करते थे और गीत वो केवल राष्ट्र के हित के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए कि आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, और उस प्रकार से हमारा पालन पोषण हुआ। और परिचय उसके बाद धीरे धीरे हमारा परिचय होने लगा कि आगे संघ के कार्यकर्ता कौन होते हैं, किस प्रकार से संघ में कार्य किया जाता है और उनसे ऊपर के अधिकारी कौन कौन है, ये बात की बात है। बचपन की जो आप बात कह रहे हैं कि उस समय गीत हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है कि कुछ चीजें बाल मन पे जो अंकित हो जाती हैं वो पूरे जीवन भर रहती हैं। कोई उस समय के गीत की कुछ 1-2 पंक्तियां कुछ ध्यान में आती हैं जो बचपन में गुनगुनाया करते थे? बस वही नहीं याद रहे जी, क्योंकि अलग अलग ऐसे स्थानों पर ऐसे रहा कि जहाँ पे ब्रेक भी रहा, शाखा में नहीं जा पाए जी। और जैसे संघ के सेना में आने पर लगभग 26 वर्ष तक शाखा में नहीं जाना हुआ जी। तो वो सारी स्मरण जो है, समय भी बहुत बीत गया है, लगभग हम कह सकते हैं 75 वर्ष के आसपास हो गए हैं लगभग उन बातों को। तो मेरठ में जिस तरीके से आपका ये प्रारंभिक परिचय हुआ संघ से, उसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं युवावस्था में आने की, या हम जो बात कर रहे हैं कि सेना में आप गए, ये जो बीच का कालखंड था, 8 वर्ष के आसपास की आयु रही होगी जब आप खेलने जाते थे शाखा में, और सेना में आप गए जब आपकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। ये जो बीच का कालखंड रहा लगभग 10-12 वर्षों का, इस दौरान भी संघ की शाखा में जाना आना रहता था? वही मैं बता रहा था। किस जगह पर रहते थे? क्योंकि प्रारंभिक मेरा जीवन हुआ दुर्भाग्य से, क्योंकि मेरे पिताजी का स्वर्गवास 1950 में हो गया था, तो हम अपने बड़े भाई साहब के साथ जो उस समय सर्विस में थे, जो
वो भी जो है संघ में जाते रहे, तो बरेली में जाकर पूरी तरह से परिचित हुए बरेली संघ क्या हुआ। तो तब तक मैं जो था, जब बरेली में पहुंचा तब मैं 9th क्लास और 10th क्लास में पहुंच चुका था, तब तक जानकारी हुई। और उसी के साथ जब 11th में मैं पढ़ रहा था 1954 में, तब मेरा प्रथम वर्ष हुआ। 1954 में प्रथम वर्ष किया? प्रथम वर्ष किया मैंने जी। उस समय कितने दिन का होता था प्रथम वर्ष? कुछ स्मृतियां हैं? हाँ, लगभग 31 या ऐसे 1 महीने का, लगभग 1 महीने का होता था उस समय। और आने वाले हमारे उस समय मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी आते थे वहां पर, वर्ग में आते थे। अच्छा, शिक्षक के तौर पर, शिक्षक के रूप में आते थे। तो आपको कुछ स्मृतियां हैं अभी कि अटल जी जब शिक्षक आते थे और आप शिक्षार्थी थे, तो उस दौर में क्या सिखाते थे अटल जी उस समय? अटल जी एक तो गीत सिखाते थे। अच्छा। और दूसरा, बाकी वो ऊपर के चूंकि स्तर के थे बौद्धिक लेने के लिए, हाँ। तो वो बौद्धिक वर्ग। आपको कोई संस्मरण ध्यान में है ऐसा अटल जी से किसी वर्ग के दौरान कभी बातचीत भी हुई आपकी व्यक्तिगत बातचीत में? उनके साथ रहा हूँ। अच्छा। मैं 1957-58 में जी मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए लखनऊ गया, और वो कार्यालय पर रुकना हुआ मेरा। वहां पर ही, क्योंकि ये 5 जन के उस समय संपादक थे, तो कार्यालय में ही रहते थे। तो हम काम भोजन उनके साथ 2 समय का 3 समय का जितना भी हो सकता था वो रहते थे, और बातचीत होती रहती थी। मगर वो अधिकतर अपने ये पत्रकारिता में ही लगे रहते थे, तो हम लोगों से ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। और हम भी ज्यादा इसलिए नहीं कर पाते थे कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस के लिए। तो ये इस प्रकार से उनसे वहां पर संपर्क रहा। जब प्रधानमंत्री भी रहे, एक बार उनसे वैसा भी संपर्क आया मेरा, प्रधानमंत्री बनने के बाद में। तो जब प्रधानमंत्री वो बन गए थे, उसके बाद जब आपका मिलना जुलना हुआ, तो क्या वो 1957-58 की कुछ बातें, कुछ पुरानी स्मृतियों के बारे में? राजनीति की बात। अच्छा, वो राजनीति की बातें वो हमारे क्षेत्र से बाहर थी। अच्छा, आपने जैसे बताया 57-58 के आसपास आपने प्रथम वर्ष। मैं उसी के बारे में आपको बता देता हूँ जी कि क्या हुआ। शाखा में जाते रहे हम, तो उसी समय जो था, जब मैं 12वीं क्लास पास कर चुका था, BSc में आया जी, तब मुझको जिम्मेवारी दी गई मुख्य शिक्षक की। और जहां पर मैं रहता था, जिस मोहल्ले में, वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर होगा, वहां पर शाखा लगती थी। मुझे वहां का मुख्य शिक्षक बना दिया गया। तो वहां पर भी लगभग 2-2.5 साल मैं मुख्य शिक्षक रहा बरेली में। तो इस प्रकार से अब आवश्यकता थी ट्रेनिंग की, तो मैं इसलिए 1954 में जो था, मुझे प्रथम वर्ष करने का मौका मिल गया जी, और वो भी बरेली में ही। तब उसके पश्चात और ज्यादा आगे जिम्मेवारी, तब मैं भी पढ़ने के लिए थोड़ा सा इधर उधर जाने लगा। अब चूंकि घर का माहौल इस प्रकार से कभी कभी हो जाता है कि वहां पर मेरी थोड़ा सा बड़े भाई साहब से कहा कि वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, परंतु मैं डॉक्टर ना बनकर मैं शाखा में ज्यादा समय लगाता था। तो उन्होंने एक दिन मुझको कहा कि तुम घर से निकल जाओ। अच्छा। मैं घर से निकल गया। अब चूंकि एक मेरे बड़े भाई दिल्ली रहते थे, वहां पर पहुंच गया मैं। मगर उसके साथ ही बरेली में एक पुराने शिक्षक थे मेरे बड़े भाई साहब के साथ के, वो सोनीपत में एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे। उनको मैंने अप्रोच किया, और उन्होंने जो था मुझको कहा कि तुम मेरे पास तुरंत चले आओ। तो उनके पास गया, वहां पर 2 वर्ष में लगाया सोनीपत में। अच्छा। उसके बाद में वेटनरी कॉलेज में गया। अच्छा। तो वहां से, तो ये इस प्रकार, वो भी संघ के शिक्षक थे, वही हमारे मैनेजर थे उसके कॉलेज के भी। अच्छा। तो इस तरह से जीवन काल में मुझे संघ के कार्यकर्ताओं से ही संपर्क रहा जी। और अगली बात उससे ये बनती है, आर्मी में आने का कारण भी मैंने जो 2 बताए हैं आपको प्रारंभ में जी। एक तो ये कि जो हमारे ऑफिसर्स आते थे बीकानेर में, उनसे प्रोत्साहित होते थे हम। और दूसरी बात, क्योंकि हमारा जो मेंटल सेटअप प्रारंभ में शिक्षक होने के नाते था, वो ऐसा बन चुका था कि देश के लिए कुछ करना है, तो इसलिए वहां पर जाना हुआ। अब मूल रूप से जैसे आपने संघ में काम किया प्रारंभ में, तो उसके बाद में जो परिस्थितियां बनी, आर्मी के जो अधिकारी आते थे कॉलेज में, और फिर आपकी एक प्रकार से नया जीवन का एक नया पड़ाव कि सेना में आपका जाना हुआ। संघ की शाखाओं में आपने काम किया, संघ का शिक्षण भी आपका हुआ। उसके बाद आर्मी में गए होंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी या असहजता तो नहीं हुई होगी, क्योंकि संघ की शाखाओं में भी हम देखते हैं कि उस दौर में तो बहुत कठोर अनुशासन और इस तरीके की चीजें रहती थी। वही मैं आपको अभी 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ जी। मुझको व्हाट्सएप पर पढ़ने को मिला, एक व्यक्ति जाता है
इलाहाबाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता है जी। तो सिलेक्शन जब हो जाता है तो वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पूछा कि भाई आपने कौन से कॉलेज में, आपका कहाँ इंस्टीट्यूट में आपने ट्रेनिंग ली है? उन्होंने कहा मैंने तो कहीं नहीं ली। कहता कहीं तो ली होगी। कहता हाँ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वो कहते कौन सा है? कि आरएसएस की मैंने ट्रेनिंग 5 साल की ली है। संघ की देन जो है वो इस प्रकार से जो सुनसेक है जी, बचपन से ही उसको रहा है कि उसकी वो ट्रेनिंग है हर क्षेत्र में, हर कदम पर उसको वो याद दिलाती रहती है कि तुम सुनसेक हो और तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना है जी। ये बिल्कुल है। बचपन की मैं वापस जाता हूँ कि बचपन में हम साथ रहने का हमारा हमने एक प्रण किया हुआ था। हम जितने भी बालक थे कहीं भी त्योहार मनाना है तो साथ मनाएंगे, कहीं जाना है तो साथ जाएंगे, विद्यालय में पढ़ना है तो एक ही विद्यालय में जाकर पढ़ेंगे। तो एक संगठित रहने का एक स्वभाव सा बन गया था कि जितना अधिक हो जीवन में आप संगठित रहिए, एक अपना टोली बनाइए, मित्रता ऐसी बढ़ाइए कि जो आप हमेशा साथ आपका दे सके और आप उसका सहयोग कर सकें। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये कर्नल धनेश जी ने हमें बताया है, अनुभव बोलता है कि आप साथ रहिए, इकट्ठे रहिए, एक मित्र मंडली बनाइए। आज के इस दौर में इन बुजुर्गों का ये अनुभव इसलिए महत्वपूर्ण और हो जाता है क्योंकि जब हम देखते हैं कि नए युवाओं को छोटी सी किसी बात में यदि असफल हो गए तो तनाव में आ जाते हैं, जीवन लीला समाप्त करने लगते हैं। कहीं ना कहीं इन बुजुर्गों के जो अनुभव हैं कि आप समूह में रहेंगे, बढ़िया अच्छी मित्र मंडली रहेगी, न कोई तनाव रहेगा, न कोई स्ट्रेस रहेगा, और जीवन में उतार चढ़ाव सबके चलते रहते हैं, झंझावात सबके आते हैं, लेकिन उनके साथ में लड़ना और उन मुसीबतों में डटे रहना यही मनुष्य का काम है। और ये बात यदि बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव से बताते हैं तो निश्चित रूप से उस बात का महत्व और बढ़ जाता है। कर्नल साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक कालखंड जो है आपका बचपन से लेके और आर्मी तक जाने का, उस समय तक संघ का आपने काम किया, मुख्य शिक्षक की आपके पास जिम्मेदारी रही, प्रथम वर्ष का आपका शिक्षण भी हुआ, प्रथम वर्ष तक का ही शिक्षण हुआ उस समय। फिर आप सेना में चले गए और वहां अलग प्रकार की चुनौतियां रही। तो मैं ये चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में, सेना में रहते हुए भी कोई विशेष ऑपरेशंस में आपकी कोई भूमिका रही हो, कोई विशेष आपको संस्मरण सेना में रहते हुए कोई ध्यान में आते हो कि जिससे लगा होगा कि संघ में मैंने पहले समय दिया है, मैंने काम किया है, उसके कारण ये ऑपरेशन, ये काम सेना में रहते हुए मैं बहुत अच्छे से कर सका? यही बताता हूँ जी। जब सेना में रहा और जिस प्रकार से मैं रैंक से ऊपर चढ़ता गया, जिस यूनिट में मैं जाता था वहां पर न जाने उन लोगों को कैसे पता चलता था कि भाई ये तो आरएसएस का आदमी है। ये हर एक जगह मुझको यही कहा गया, और हालांकि उससे कोई घृणा नहीं पैदा हुई, ये रहा कि भाई ये जो है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा वो पूरी ऑनेस्टी के साथ करेगा और पूरी तरह से करेगा, और उस समय दूसरे से भी जो अपना सहयोगी है उससे भी वो चाहेगा कि उसी प्रकार से वो काम करे जैसा मैं खुद कर रहा हूँ। मेरा सबॉर्डिनेट, अब चूंकि मैं एक और बात बता देता हूँ, आर्मी में जब जाने के बाद हमको कमीशन मिलता है तो उस कमीशन के टाइम में हमको एक शपथ लेनी पड़ती है, और उस शपथ, सबसे पहले ये शपथ है कि आपका जो है अपना स्वयं का इंटरेस्ट या बेनिफिट्स वो सबसे लास्ट है। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट है देश, नेशन फर्स्ट, दूसरे आपके साथी जो आपके साथ काम करते हैं, और तीसरा आपका जो सिपाही है जो आपके सबसे छोटा सबॉर्डिनेट है, उसका सुख दुख, ये आपका प्रिंसिपल है। वही हमको शाखा में सिखाया जाता है कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं देश के लिए। तो नेशन फर्स्ट, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि मुझे यदि अपने घर में भी कुछ काम करना है, कुछ देखने वाला है, अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, अपने साथियों को कुछ सिखाना है, तो नेशन फर्स्ट। अब ये जो है नेशन फर्स्ट का बात अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में जो जाने पर जो जाते हैं वो उनका नेशन फर्स्ट इंटरेस्ट नहीं है, उनका स्वयं का इंटरेस्ट या अपनी पार्टी का इंटरेस्ट रहता है। तो संघ और बाहर का जो है, जो मैंने बताया कि बचपन से लेकर आगे बढ़ने तक जो माइंडसेट होता है वो उसी कदम पर उसी रफ्तार से आगे चलता रहता है, नेशन फर्स्ट। तो ये आज भी मेरे लिए ये है। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि हालांकि मैं आजकल मैं पिछले 3 वर्षों से एक्टिविटी में
कार्यकर्ता की तरह से काम नहीं कर पा रहा। आयु का भी एक वो बंधन हो जाता है। कल मेरे पास यहाँ के कार्यकर्ता है कि भाई साहब रात को चलना है। हाँ। कहाँ चल रहा है? कहते हैं इनके पास मिलने चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर 2-3 आर्मी ऑफिसर्स रहते थे। कहते हैं कि आप ज्यादा उनसे बातचीत कर पाएंगे। हाँ। तो उत्साह अभी भी वही बना हुआ है जी। मेरी 86 वर्ष आयु है जी। स्वास्थ्य से शायद पैरों में दर्द रहने के कारण नहीं चल पा रहा हूँ पूरी तरह से। आप देखा है आपने जी, जी। तो मगर दिल ये कहता है कि नहीं, पहले वो काम करना है जो तुमसे काया है उसका साथ देना है। बड़ी बात है। 86 वर्ष की आयु में भी जिजीविषा जो है और मन का भाव जो है वो आज भी वैसा ही बना हुआ है कि इस शरीर से जितना राष्ट्र कार्य हो सकता है उतना करना ही है। चरई वैती यही तो मंत्र है अपना, और इसी भाव को लगातार जी रहे हैं। संघ की शाखा में बचपन में जो घुट्टी संस्कारों की मिलती है, जो घुट्टी मिलती है नेशन फर्स्ट, और हम स्वयं आखिर में स्वयं के शरीर को चाहे जितना कष्ट देना हो, लेकिन फिर भी यदि संगठन के कार्यकर्ता कहते हैं कि आपकी यहाँ उपयोगिता महसूस होती है तो वो कष्ट छोटे रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर देश के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए जो लोग तैयार रहते हैं उन्हीं से आपको रूबरू करवाने के लिए इस प्रकार का ये कार्यक्रम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरीके से कर्नल साहब आपने बताया, ये एक कालखंड रहा आपका सेना में जाने से पहले का। साथ में एक गीत का आपको पहला है। हाँ। मंदाकिनी यदि गरज गरज कर गिरे कपादे भूमंडल शने शने जात। इसके बाद जो है वो आता है कि कितना भी धरती को कपा दे इसको, परंतु वो अपनी उसी रफ्तार से मंदाकिनी चलती रहेगी, बहती रहेगी जी। तो वही हमारे जीवन का है कि हमारे जीवन की मंदाकिनी जो है उसी रफ्तार से चलती रहेगी जी। तो सेना का जो कालखंड रहा, उसके बाद जब सेवानिवृत्ति के बाद आप वापस आए तो फिर से संघ के कार्यक्रमों में सीधे सक्रियता किस प्रकार से बनी? अभी सेना का ही बता देता हूँ जी। मैं 65 के युद्ध में रहा। हाँ। और 71 युद्ध में भी रहने का मौका मिला मुझको जी। अब सौभाग्य की बात है, ईश्वर ने शायद ऐसे ही बनाया था कि 71 में मेरे बंकर के पीछे गोला गिरा जी। मेरे सामने गिरता तो शायद हम ना रहते। भगवान ने हमसे ऐसे कराना था कि नहीं, तुमने जीवित रहकर जो काम आगे संघ का करना है जी। तो इस 71 के वॉर में हम ऐसे निकले और 65 के वॉर में भी ऐसे निकले हम लोग जी। बहुत सारे अनुभव उस समय के भी रहे होंगे, और जिस तरीके से बताया कि इनके बंकर के ठीक पीछे बम गिरा, तो ईश्वर की कल्पना और उनकी जो योजना होगी कि आपको अभी देश और समाज के लिए बहुत काम करने हैं, और इसीलिए 86 वर्ष की आयु में भी आप सक्रिय भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं, और संगठन के कार्यकर्ताओं पर पूरा आशीर्वाद भी आपका रहता है। उसी के साथ मैं लद्दाख में पोस्टेड था एक समय। हम लोग ट्रेनिंग एक्सरसाइज में बाहर जाते हैं तो जा रहे थे, मैं सडनली देखता हूँ कि जहां पर मैं बैठा हुआ था मेरे से लगभग 10 फुट ऊंचा गोलियों से लाइव राउंड फायर हो रहे हैं जी। जो हमारे अपोजिट हमारे काम फोर्स लगी हुई थी ट्रेनिंग के टाइम में, वो उनको जो था ब्लैंक राउंड देने थे। वो पता नहीं किस तरह से आपने लाइव राउंड अपनी राइफल में लोड कर दिए, और भगवान की कृपा है कि वो 10 फीट ऊपर जो है गोलियां गिरती रही। अब आप मैं सामने उपस्थित हुई आप। ईश्वर का चमत्कार, ईश्वर की जी। तो सेवानिवृत्ति के बाद जी ईश्वर भी संशय होने के नाते ही हमारा जो है पालन पोषण कर रहा है। संघ में ये कहा भी जाता है कि संघ का जो काम है वो देश और समाज का काम तो है ही, साथ में ईश्वरीय कार्य है, और ये प्रत्यक्ष वो प्रमाण आप जिन जो घटनाएं बता रहे हैं उनसे निश्चित रूप से प्रकट भी होता है। सेवानिवृत्ति के बाद में फिर से दोबारा दूसरी पारी जो शुरू हुई संघ में सीधे वो किस प्रकार से प्रारंभ हुई? मैं यहाँ से 89 दिसंबर में रिटायर होने के बाद लगभग 1 वर्ष यहाँ पर रहा। मैं जयपुर में रिटायर यहीं से हुआ जी। उसके पश्चात क्योंकि परिवार में ये तय हुआ था, हमारे सबसे बड़े भाई साहब जो संसद भी थे कि तुम मेरठ आकर रहेगा, और जो दूसरे ब्रदर है हमारे उनसे छोटे कि उनके साथ रहेगा उनकी देखभाल करने के लिए जी। तो मैं ये था यहाँ से चला गया, और वहां पर जब मेरठ पहुंचा, अब वहां से जिस बस्ती में मैं रहता था वहां पर कोई शाखा नहीं लगती थी। तो मेरे स्वभाव के मैंने कहा भाई तो कहीं जाना है शाखा में, तो मालूम किया कुछ संशय मिल गए। एक वहाँ के पुराने प्रचारक मिल गए जो प्रचारक थे, वापस अपने पारिवारिक जीवन में आ गए थे। तो उनके साथ रहकर हमने, नाम ध्यान में आ रहा है उनका कुछ? वो हमारी शाखा का शिव शक्ति या कुछ ऐसा नाम था उसका। और
आज ये है कि वहाँ के संशय अभी भी जो है हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, संपर्क बना हुआ ये बात कब की है? ये 91 की बात है जी, शाखा आरंभ करने के बाद। और आज हो गया 25, तो वो संपर्क अभी भी बना हुआ, लगभग 34 वर्ष बना। तो वापस जब आप लौट कर आए उसके बाद भी कोई शिक्षण वगैरह संघ के कुछ उसके बाद मेरा शिक्षण हुआ द्वितीय वर्ष का। मैंने जो था शायद 93-94 में द्वितीय वर्ष का। आपने प्रथम वर्ष किया बहुत पहले 57 के आसपास, 54 के आसपास प्रथम वर्ष हुआ, और द्वितीय वर्ष हुआ लगभग 30-35 साल बाद में। ये जो इतना लंबा 3-4 दशक का जो अंतर रहा, क्या कुछ अंतर लगा आपको उस समय के संघ शिक्षा वर्ग में और इस बाद वाले में? हाँ, थोड़ा सा अंतर है। उस समय शारीरिक इतना नहीं था, नॉर्मल था जी। अब शारीरिक ज्यादा हो गया था बीच में। और अब इसके बीच में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो संपर्क आया, हाँ। सबसे पहला आया जो मेरठ में जब बाल्यकाल में थे, एक आपने भी सुना होगा, कृष्ण चंद्र जी गांधी, जो शिक्षा विभाग, जिनको ये जो आदर्श विद्या मंदिर या सरस्वती शिशु मंदिर का जी, जिन्होंने प्रारंभ किया देश में, हाँ। संघ की ओर से, उनसे संपर्क आया। वो हमारे वहां पर प्रचारक होते थे। अच्छा, कृष्णचंद्र जी गांधी जी। वो पूरा में चले गए और वहां पर उन्होंने गोरखपुर में जो थे आरंभ किया गया। उसके बाद मुझे जो बहुत निकट से संपर्क रहा प्रचारक का हमारे बरेली में, वो थे हमारे राजेंद्र जी शर्मा। वो इसके हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो माइनिंग में उन्होंने इंजीनियरिंग किया। और वो उस समय के थे जिसमें अशोक जी सिंघल जी, अशोक जी सिंघल और ये एक ही साथ थे, और सब एक ही साथ प्रचारक निकले वहां पर। अच्छा। तो इन लोगों के जीवन काल से कुछ प्रेरणा मिली कि किस प्रकार से स्वयं सेवक अपने आप को भूलकर केवल संघ के काम में मस्त रहता है। एक अनुभव और मैं आपको बताता हूँ जी। अपने परम पूज्य सरसंघ चालक जी रजू भैया, नाम सुना है आपने? हाँ, देखा भी होगा। जी, देखा है। एक समय हम बरेली में थे, उनको बरेली से वापस लखनऊ जाना था, और ट्रेन जो थी रात को 1 बजे स्टेशन पर आती थी। तो हम लोग उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचे 1 बजे, करीब 12:30, पौने 12, 1 बजे। वो ट्रेन 2 घंटे लेट। अच्छा। उस समय वो हमारे प्रांत प्रचारक हुआ करते उत्तर प्रदेश के, रजू भैया। तो रजू भैया जो था, हमने कहा कि चलिए वापस आप कार्यालय में जाकर लेट जाइए। मगर उन्होंने कहा ना, मैं यहाँ पर बेंच पर लेट जाऊंगा, मैं वेट करूंगा, वापस वहां पर नहीं जाऊंगा। उस समय का रजू भैया को आप जानते होंगे, आप तो पुराने संशयक हैं, प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वहां पर जी। और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उस समय का व्यक्ति यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और जाकर वहां पर एक उस पर लेट गया अपना, कहते मैं यहाँ पर वेट करूंगा। ये सरलता और सहजता थी उनकी जी। तो संघ की शिक्षा जो है केवल संशय छोटे कार्यकर्ता को नहीं, ऊपर से ऊपर तक जो है उसको भी वही शिक्षा है कि तुम क्या करेगा, और उसी माइंड सेट से वो काम करता है। तो मैं ये इस बात के लिए नहीं, परंतु संघ जो है एक कोई संस्था नहीं है, एक ही जीवन काल है ये। अब ईश्वर हमको अगले जीवन में क्या संशय बना पाएगा या नहीं बना पाएगा उसके ऊपर निर्भर है जी। परंतु एक जीवन काल है जिससे संघ का, अभी भी आपको कुछ दिन पूर्व आर्मी ऑफिसर से मिलने के लिए गए यहाँ पर, जो चीफ ऑफ स्टाफ है जी, उनको हमने बताया, और उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया कि अच्छा आप मिलने के लिए आ जाइए हमारे पास जी, आप संघ के संशयक हैं तो आप आ सकते हैं। और अपने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख जो थे जी, वो उनके साथ हम लोग थे, रामलाल जी और मैं और अपने एक और आर्मी ऑफिसर, यहाँ पर हम लोग 3 मिलने के लिए गए। वो इतने प्रसन्न हुए कि आप हमको मिलने के लिए कैसे आ गए। हमने कहा देखिए, हम आपको, रामलाल जी अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं। हाँ, संपर्क प्रमुख अभी भी है। हाँ, हाँ। तो वो हमने उनको केवल एक बात कही कि हम आपको संघ सिखलाने के लिए नहीं आए हैं। हाँ। हम केवल ये कहने के लिए आए हैं कि यदि आर्मी को हमारी किसी भी समय आवश्यकता पड़ती है तो हमको आप इस जगह पर, इस टेलीफोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सेवा है आपके पास। पहले भी कई बार ऐसा रहा है कि
जब भी सेना को आवश्यकता होती है देशभक्त नागरिकों की, किसी सहयोग की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सदैव तैयार ही रहते हैं और इसी प्रकार का आश्वासन अभी आपके द्वारा भी दिया गया है। अब हम चाहेंगे कि दर्शकों तक जानकारी ये भी पहुंचे कि जब आप सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा फिर से सक्रिय हो गए तो फिर क्या क्या जिम्मेदारियां क्या क्या रही, किस प्रकार से? होने पर वहाँ पर मुख्य शिक्षक रहा मैं जी, वापस लौटने के बाद मेरठ में उसके पश्चात ही मुझे मुख्य शिक्षक से सब दूसरे संचालक भाई और मैं वहाँ पर नगर का संघ चालक बन गया। अच्छा, फिर जयपुर कब आना हुआ वापस? मेरा जो था यहाँ पर 2003 में आना हुआ। 2003 में रहा। तो फिर मैंने खोजबीन की और कार्यालय पर टेलीफोन करके पूछा, मुझे यहाँ पर एक संसद का अपने जो कार्यकर्ता है अपने दुर्गेश जी, इनका टेलीफोन दिया और दुर्गेश जी को टेलीफोन अगले दिन खड़े हो गए हम घर पर, चलिए भाई साहब, वापस चले गए। तो यहाँ पर भी मेरे पास इसी प्रकार से रहा, नगर संघ चालक रहा, भाग संघ चालक रहा, फिर अंत में जो महानगर संघ चालक का दायित्व रहा मेरे पास लगभग 5 वर्ष। तो उसके पश्चात जब स्वास्थ्य इतना लगा कि भाई मैं इस समय काम नहीं कर पाऊंगा, जिम्मेवारी लेने के बाद काम ना करना एक बहुत ही बड़ी भयानक दृश्य रहता है जी। तो मैंने कहा तो इतने वर्ष काम करने के बाद मैं अपने घर पर बैठ गया, परंतु संपर्क अभी भी है। हर एक कार्यक्रमों में, उत्सवों में जाता हूँ, हर एक किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो मैं वहाँ पर तैयार। वर्तमान में जो है यहाँ पर जो संपर्क टोली है जी, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। उस जिम्मेवारी नहीं, मगर वो जिम्मेवारी अभी दूसरों को दे दी गई है, मगर वो इन्वॉल्व मुझे रखते हैं इस बारे में। तो एक सुभाषित मुझे ध्यान आता है कि ये कहा जाता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, उसको योजना पूर्वक काम में लेने वाले व्यक्ति दुर्लभ हैं। क्या लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब तक आप जितनी जिम्मेदारी निर्वहन कर सकते हैं वो ठीक है, जिम्मेदारी नहीं ले सकते, शारीरिक समस्याएं हैं, कुछ और परिस्थितियां, तो भी उपयोग तो हो ही रहा है, लगातार संपर्क भी है और फिर कुछ न कुछ किसी न किसी योजना के माध्यम से आपको सक्रिय रखा जाता है। ये जो विचार है जी, ये जो सिस्टम है काम करने का संघ का, वो बिल्कुल निश्चित जो है तौर पर हम जब संपर्क करने जाते हैं, हम उसको ये सोच कर जाते हैं कि हम कम बातचीत करेंगे और उसको ज्यादा बोले। उससे क्या पता चलता है हमको कि वो व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है और स्वयं का या देश के लिए क्या हितकारी हो सकता है वो इस समय जी। उसको उसी तरह से बाद में मोल्ड करके उसी के साथ उससे कार्य लिया जा सकता है जी। अभी हम एक मेजर जनरल साहब के पास गए थे लगभग पिछले सप्ताह, तो उनसे बातचीत करते रहे। तो वो यहीं पर ही वैशाली में रहते हैं मेजर जनरल साहब जी, और उन्होंने कहा कि मैं तो परिचित हूँ। तो फिर हमने सोच लिया कि यार उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनका उपयोग क्या है इस समय। उपयोग यह क्या है कि भाई वो इस मेजर जनरल रिटायर हुए हैं, समाज में एक सम्मानित व्यक्ति है वो जी, तो उनको किसी ऐसे आवश्यकता के अनुसार उनको ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जिससे कि उनको देखकर, उनको सुनकर, उनसे बातचीत करके लोग प्रभावित होकर वैसा विचार अपना माइंडसेट करने लगे। ये नहीं है कि उनको हमने निकर बनाकर किसी तरह से ले जाना है, नहीं, वो कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो उनके उस क्षेत्र में आवश्यकता है जी। इसी तरह से एक और लेफ्टिनेंट जनरल साहब यहीं पर ही रहते हैं, विशंबर सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल। अब उनको क्या उपयोग किया है हमने, वो केशव विद्यापीठ में जुड़ गए हमारे। हम इस प्रकार के आर्मी ऑफिसर्स के बीच में हम लोग रहते हैं, आर्मी से हमारा ट्रेनिंग हुआ है, तो हमको ये एसेस करना पड़ता है। इसी तरह से वहां पर भी एक जवान को ये एसेस करना पड़ता है हमको कि वो क्या कर सकता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ मैं जी। मैं झांसी में था, सिख पलटन में मैं 6 साल रहा हूँ। वहां पर एक जवान भाग जाता है और वो 74 की बात है, आप लोगों को शायद ध्यान में होगा नहीं, एक बहुत बड़ा रेलवे स्ट्राइक हुआ था फर्नांडिस, हमारा तो जन्म नहीं हुआ था उस समय तक। तो वो भाग जाते हैं, तो उसमें से हमने 3 लड़के जो भागे थे काल से, तो वो पकड़ कर ले आए हमारा जेसीओ और उनसे बातचीत की। और उनमें से जो था एक लड़के को मैंने देखा, लईम शईम है, अच्छी हाइट है, सब कुछ कर सकता है। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? कहता साहब मैं तो घर जाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, कब जाना चाहते हो? साहब तुरंत। मैंने कहा ऐसा है, तुरंत तो उनको भेज नहीं सकते, मगर ये है कि तुमको कुछ समय हमें दो और तुमको भेज दिया जाएगा। अब उसको मैंने कहा कि सुबह परेड पर नहीं आएगा वो,
सिर्फ तुम गोला लो और गोलों को फेंको, तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं देगा। तुम अपने आप देखो, उसका स्वास्थ्य ऐसा था, इतनी 6 फुट हाइट, अच्छा तकड़ा। तो मैंने कहा भाई इसका तो यूज क्या हो सकता है ये, अब भगोड़ा नहीं होगा ये भी। तो वो जो था इतना है, और उसके बाद वो एक बहुत हाई लेवल तक खेल कर आया जी, शॉर्टपट। तो ये हमको भी संघ में भी सिखाया जाता है यही कि किस प्रकार से किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग है। निश्चित रूप से इनके अनुभवों से भी स्पष्ट हो रहा है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे कथानक ऐसे हो सकते हैं। जीवन का तो 86 वर्ष का अनुभव है ही, लेकिन साथ ही साथ संघ में काम करने का भी इतना बड़ा, लगभग 70-75 वर्षों का जो आपका अनुभव है। उस दौर में अलग तरह की चुनौतियां थी, अलग तरह से काम होता था। आज के इस दौर में आपने तो, चूंकि आप खुद साक्षी हैं, बहुत लाइफ भी बहुत फास्ट हो गई है। उसका भी उदाहरण, हाँ, तो उसका उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? एक जवान जो हमारा सबऑर्डिनेट है, वो हमारे एक कहने पर, एक आज्ञा पर अपना जीवन देने के लिए तैयार होता है। क्यों? कभी सोचा है किसी ने? केवल इसलिए कि वो ये सोचता है कि ये साहब जो मेरा बोल रहा है वो मेरे लाभ के लिए है ये। तो मैं अब हमेशा उनको ये कहता था कि तुम ये देखो कि मैं तुम्हारा लाभ क्या कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारा नुकसान करने में 5 मिनट नहीं लगेंगे जी, मगर तुम्हारा लाभ करने के लिए मुझे 1 महीना 5-6 महीने, साल लग सकता है। तो कहता हाँ साहब, अब हम कोई गलती ऐसा काम नहीं करेंगे जो आप कहे कि तुमने ये गलती काम किया है। ये भी प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? अपने अनुभव, जिस प्रकार का हमने अपना जीवन जिया है उसी अनुभव से मिलता है कि भाई अपने जवान से किस तरह ट्रीट करना है कि वो अपनी जीवन को जब वहां पर लगा देता है कि मेरे ऑफिसर ने मुझको हुक्म दिया है और मेरे गोली मार से मैं मर सकता हूँ जी। तो ये अनुभव संघ से उत्पन्न हुए सारे के सारे इस प्रकार से। और वही जाकर प्रसारित, कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम करता है संघ का से, वो अपने क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो व्यापारी हो, कुछ भी हो, वो उस अनुभव को उस क्षेत्र में उपयोग करता है पूरा। रोल साहब, आपके साथ तो बात कई घंटों तक हो सकती है इस विषय पर, लेकिन समय की अपनी सीमा है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को, और खास तौर पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पिछले 1-1.5 दशक में जो लोग जुड़े हैं या नए जो युवा कार्यकर्ता जुड़ने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे संघ के इस शताब्दी वर्ष में? उनको शताब्दी वर्ष में मैं तो क्या संदेश देना चाहूंगा, परंतु उनको केवल इतना विचार करना है कि मेरी जो शिक्षा है या मेरा जो काम करने के लिए आगे भविष्य होगा, वो देश के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। केवल इतना सोचे विचार, और उसी तरह से अपना जीवन आगे चलाते रहे। वहां पर उसका कभी भी कोई हानि नहीं हो सकती। ये निश्चित है कि जो देश के लिए काम करेगा उसकी हानि कभी नहीं होगी। मेरा जो एक अनुभव हुआ है व्यक्तियों से संपर्क करने का, किस प्रकार से व्यक्ति यदि आपको देखकर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है तो आप वापस लौटकर उस व्यक्ति को बुलाइए, उसको नमस्कार कीजिए, बातचीत कीजिए। वो देखिए कि आपके साथ कब तक चल सकेगा। सदा चलेगा। जो है वो कहीं ना कहीं संभावना लगती है कि वो आपके तरफ आकर्षित है। और वास्तविकता क्या है कि हमारे हरेक के शरीर से कुछ किरणें निकलती है। यदि मेरी किरणें और आपकी किरणें वो मैच करती है तो हम मित्र बनेंगे, और वो किरणें नहीं काम देती तो नहीं मित्र बनेंगे। इसका आपको साइंटिफिक मैं आपका एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। कई वर्षों पूर्व एक मद्रास से एक डॉक्टर साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आपके शरीर को कौन सा शरीर का हिस्सा रोगी है वो बता सकता हूँ। तो उन्होंने स्क्रीन ऐसे खड़ा किया और उस पर जैसे मेरी पत्नी को लिया, मेरी पत्नी के हाथ में, और उन्होंने रॉड लगाई और वो इधर जहाँ पर रेड रॉड स्क्रीन पर लाइट आती थी तो इसका मतलब वो रोगी है, वो पोर्शन, और जो ब्लू लाइट आएगी वो रोगी नहीं है। तो साइंटिफिक भी ये प्रूफ है कि आप जो है आपके शरीर से और मेरे शरीर से जो निकल रही है किरणें निकल रही है वो मैच करनी चाहिए, वो तुरंत आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से मेरे जीवन में भी एक अनुभव आया है कि मैं किसी एक रिश्तेदार को, मेरी भाभी की छोटी बहन थी, उनको मैं मेरे साथ ही, मतलब 1-2 वर्ष मेरे जूनियर थी वो, तो उनको शादी जब हो जाती है तो वो, मैं उस समय आर्मी में आ चुका था और वो उस समय मुझे ये पता चला कि वो अपना
गर्व है उनका। तो मैंने उनको अपनी बहन को लिखा कि भाई इस तरह से उसका इस समय होना डिलीवरी होनी है, उसकी क्या है। उसी दिन उसकी लड़की की स्वर्गवास हो गया। मतलब मेरे तरंगे उसकी वहां से मेरे स्ट्राइक की कि भाई उसका हाल मैं पूछूं। टेलीपैथी जो है शब्द चलता है, ये भी साइंटिफिक चीज है ये। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैंने पुस्तक पढ़ी है इसके विषय में भी, एक डॉक्टर लॉब्संगरापा हुए हैं चाइना के, नहीं तिब्बत के, उन्होंने लिखा है ये टेलीपैथी के बारे में। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं अपने जन्म में कहाँ अगले जन्म कहाँ लूंगा ये भी मुझे पता चल सकता है। और वो उस पुस्तक में सारा उन्होंने उदाहरण दिया है। सो ये सारी की सारी जो हम शरीर से बोल रहा हूँ, किस उत्साह से बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत साइंटिफिक बात है। ये कोई ऐसे छोटी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है। जो अपने ये मस्तिष्क का उसका सेट है और जो उसका हृदय में तरंगे उठ रही है वो इस प्रकार पॉजिटिव रहेंगी तो वो बोल सकेगा। बहुत ही सार्थक संदेश कर्नल साहब ने दिया है कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये विचार युवा हमेशा अपने मन में धारण करके रखें। और कहा जाता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही भाव यदि हर एक व्यक्ति के, हर एक नागरिक के मन में रहेगा, लोक हितम मम करणीयम, समाज सेवा के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, समाज सेवा के लिए काम करेंगे, तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। और देश आगे बढ़ेगा तभी जबकि उसमें सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। हमारे यहाँ तो पर्यावरण प्रकृति हमें सब कुछ सिखाता है। और एक सुभाषित बोला जाता है कि परोपकाराय फलंति वृक्ष, परोपकाराय वहंति नद्य, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकारार्थ इदम शरीरम। ये शरीर परोपकार के लिए है, ये शरीर केवल स्वयं के लिए नहीं है। देश और समाज के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो हमें अवश्य करना चाहिए। और ये ही विचार, इसी प्रकार का संदेश कर्नल धनेश जी ने भी हमारे दर्शकों के समक्ष रखा है। हमारा सौभाग्य है कि इतने अनुभवी लोगों का सानिध्य और आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। जीवन में 86 वर्ष का अनुभव और सीधे सीधे सामाजिक क्षेत्र का, संघ का लगभग 75 वर्ष का अनुभव। बहुत विरले लोग हैं और बहुत कम लोग होंगे देश में इस प्रकार के इतने अनुभव समृद्ध लोग। हम कर्नल साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और कुछ बात यदि आपको ध्यान में आती हो, कुछ और बात अभी ध्यान देंगे जी। मैं पिछले कुछ समय से जी गीता पढ़ी है, आप दूसरी बार पढ़ रहा हूँ गीता को जी। गीता में प्रारंभ से अंतिम तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का केवल माइंड सेट करने के लिए बोला है कि तुम इस काम के लिए माइंड सेट करो, तुम इधर उधर मत देखो। और वही अंत में जो था, यहाँ तक अभी 17वें अध्याय में यहाँ तक भी बता दिया है कि आप भोजन भी जो करते हो वो आपको ऐसा करो कि जिससे वो आपका माइंड सेट ये रहे कि मैं त्याग कर सकूं। बहुत बड़ी बात है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, इस प्रकार की बातें भी आती है। क्या कहना है आपका इस एपिसोड पर? जिस तरीके के अनुभव कर्नल साहब ने हम सबके साथ में साझा किए, उन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और क्या कहना है संघ की 100 वर्ष की इस अनथक यात्रा को लेकर? क्या कहना है संघ में जिस तरीके से काम होता है? अलग अलग महानुभाव, अलग अलग संघ के कार्यकर्ता अपने विचार आपके समक्ष रख रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में किसी एक और ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो और अपने अनुभवों को हमारे साथ करेंगे साझा। तो इस प्रकार की संघ की अनसुनी कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।